प्रस्तुत है कार्यक्रम शिक्षा वाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी एवं शिक्षा विभाग राजस्थान की संयुक्त प्रस्तुति है। नमस्ते दोस्तों, मनीषा दीदी हाजिर है लेकर आपका प्यारा सा कार्यक्रम शिक्षा वाणी। आज है सितंबर महीने की शुरुआत, यानी कि 1 सितंबर। पहली तारीख, हमेशा से पहली तारीख हमें लुभाती आती है, न जाने क्यों। नया महीना होता है इसलिए, या नई शुरुआत होती है इसलिए। वैसे तो हम साल की शुरुआत पर ही बेहद खुश होते हैं, पर कुछ लोग हर महीने कुछ न कुछ लक्ष्य निर्धारण करके चलते हैं कि पिछले महीने हमने जो काम नहीं किए या जो कुछ काम हमारे अधूरे रह गए, वो काम हमें इस महीने में पूरे करने हैं। और बच्चे ये सोचते हैं कि हमारी जितनी भी पढ़ाई या जितना भी हमारा स्कूल का कार्य कुछ भी रह गया है, उसे हम इस महीने में पूरा कर ही लेंगे और कुछ एक्स्ट्रा करके दिखाएंगे। जैसा कि मीना की कहानी में मीना की अध्यापिका जी मीना और उसके दोस्तों को सिखाती हैं। हर बार कहानी में हम कुछ नया सीखते हैं, और इस बार मीना की कहानी में अध्यापिका जी ने सिखाया है दूसरों की मदद करना। तो वही कार्यक्रम की रूपरेखा जान लेते हैं कि आज मीना की कहानी में आप कौन सी कहानी सुनने वाले हो। आज मीना की कहानी में आप सुनेंगे हाथ बढ़ाओ। फिर हम कुछ बचपन की बातें करेंगे, बचपन की यादों को ताजा करेंगे कक्षा 4 के विषय पर्यावरण अध्ययन के पाठ 1 बचपन की यादें से। और उसके बाद फिर चलेंगे हम हमारी मातृभाषा हिंदी की ओर। कक्षा 10 के विषय हिंदी क्षितिज का पाठ 1 काव्य खंड पद्य सूरदास। तो भाई सबसे पहले मीना की कहानी में सुन लेते हैं आज अध्यापिका जी कौन सी बात सिखा रही हैं। कहानी से तो पता लग रहा है कि कुछ एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाने की बातें हो रही हैं। चलिए कहानी सुन लेते हैं, फिर बात करेंगे। मीना ने है झटपट सीखे पढ़ने के चटपट तरीके हो। पहेली जो सुलझानी मीना पे है उसकी चाबी। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो खाओ, सरल करे ये सबका जीना। चतुर चपल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता भिन्ना हो, पहाड़े या हो गिनना, कैसे भी हो कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो खाओ, सरल करे ये सबका जीना। चतुर चपल है अपनी मीना। नमस्ते दोस्तों, आज पता है क्या हुआ? आज सुबह मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। मैंने जोर से बल्ला घुमाया और गेंद जाके अटक गई एक ऊंचे पेड़ के ऊपर। अब क्या करते? हम में से किसी को भी पेड़ चढ़ना जो नहीं आता था। तभी वहाँ एक छोटा सा बच्चा आया और उसने झट से पेड़ पर चढ़ के हमारी गेंद नीचे फेंक दी। सचमुच बहुत अच्छा लगता है जब कोई हमारी मदद करता है ना? चलो अब चलते हैं अपनी मीना के स्कूल। बच्चों, हमारा देश भारत अंग्रेजों की गुलामी से। मैं अंदर आ सकती हूँ बहन जी? आओ आओ मीना। माफ कीजिए बहन जी, आज मुझे स्कूल आने में थोड़ी देर हो गई। तुम तो हमेशा स्कूल समय से आती हो मीना, फिर आज देर कैसे हो गई? बहन जी, मैं तो समय से ही पहुँच जाती, लेकिन रास्ते में हैंडपंप के पास मुझे दीनू काका मिल गए थे। उनसे पानी की बाल्टी नहीं उठाई जा रही थी। ओहो, फिर तुमने क्या किया मीना? मैंने वो पानी की बाल्टी उठा के उनके घर तक पहुंचाने में उनकी मदद की बहन जी। शाबाश मीना, तुमने दीनू काका की मदद करके बहुत अच्छा काम किया है। जाओ अपनी जगह पे बैठो। मीना, दीनू काका ने तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया? मैंने इनाम पाने के लिए उनकी मदद थोड़ी की थी सोमा। मीना ने बिल्कुल ठीक कहा है सोमा। हमारा फर्ज है दूसरों की मदद करना, ना कि इनाम की आशा करना। बच्चों, तुम सब छुट्टी होने के बाद आज किसी न किसी की मदद करोगे और कल अपने उस अनुभव को अपनी अपनी कॉपी में लिख कर लाओगे, ठीक है? जी बहन जी। बहन जी, मैं तो रोज घर के काम में माँ की मदद करती हूँ। क्या मैं वही लिख के लाऊं? नहीं सोमा, जैसे मीना ने दीनू काका की मदद की, वैसे ही तुम सब भी किसी की मदद करके अपना अनुभव कॉपी में लिखना। और जिसका अनुभव मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा
उसके लिए हाँ, उसके लिए सब तालियां बजाएंगे, ठीक है? जी बहन जी। लेकिन अगर हमें दीनू काका जैसे कोई नहीं मिला तो हम किसकी बाल्टी उठाएंगे? किसकी बाल्टी उठाएंगे? मदद करने कहाँ जाएंगे? सोमा, किसी की मदद करने का मतलब सिर्फ पानी की बाल्टी उठाना नहीं होता। अपने आसपास देखना, बहुत मौके मिलेंगे दूसरों की मदद करने के, ठीक है? जी बहन जी। चलो अब पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बच्चों, भारत कब आजाद हुआ था? 1947 में। और स्कूल की छुट्टी होने के बाद मीना की क्लास के हर बच्चे ने किसी न किसी की मदद की और अपने अनुभव को कॉपी में लिखा। और अगले दिन क्लास में बच्चों, कल किस किस बच्चे ने दूसरों की मदद की? हमने। अच्छा, समझ गई। तुम सब ने कल किसी न किसी की मदद की, है ना? जी बहन जी। बहन जी, ये रही हम सबकी कॉपी जिसमें हम सब ने अपने अपने अनुभव लिखे हैं। शाबाश मीना। सबसे पहले सुनील की कॉपी। अच्छा, इसका मतलब सुनील, तुमने कल भोलू की बकरी भूरी को ढूंढने में उसकी मदद की। जी बहन जी, कल जब मैं घर जा रहा था तो मैंने भोलू भैया को जोर जोर से भूरी भूरी कहते सुना। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने रोते हुए कहा, सुनील, मेरी बकरी भूरी कहीं खो गई है। फिर मैंने एक बहुत ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देखा तो दूर उनकी बकरी घास चरती नजर आ गई। मैं जल्दी से नीचे उतरा और भोलू भैया को उनकी भूरी के पास ले गया। शाबाश सुनील। अब अगली कॉपी है दीपू की। देखें दीपू ने कल किसकी मदद की? पोंगाराम चाचा को आम गिनवाए। जी बहन जी, कल मैंने आम गिनवा के पोंगाराम चाचा की बहुत मदद की। वो कैसे दीपू? मैं कल शाम को मीना के घर खेलने जा रहा था। रास्ते में मैंने देखा कि पोंगाराम चाचा पेड़ से आम तोड़ रहे थे। फिर उन्हें 12 आम चाहिए थे, 6 अपने लिए और 6 चाची के लिए। फिर अब पोंगाराम चाचा को गिनती तो आती नहीं, उन्होंने मुझसे गिनने को कहा और मैंने झट से उनके आम गिन दिए। पोंगाराम जी खुश हुए। शाबाश दीपू। अगली कॉपी है मीना की। अच्छा, तो मीना ने कल शन्नो चाची के बेटे की मदद की। जी बहन जी, कल शाम को जब मैं खेल के घर जा रही थी तो मैंने शन्नो चाची के छोटे से बेटे गुल्लू को रोते हुए देखा। गुल्लू के हाथ में कहानी की एक किताब थी। फिर बहन जी, गुल्लू तो अभी छोटा है, अभी उसे पढ़ना भी नहीं आता, इसलिए मैंने उस किताब से गुल्लू को एक कहानी पढ़ के सुनाई। कहानी सुन के गुल्लू बहुत खुश हुआ। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया मीना। कहानी का नाम क्या था? चिड़िया और उल्लू। चिड़िया और उल्लू, खुश हो गया गुल्लू। शाबाश मीना। और अब अगली कॉपी है सोमा की। सोमा ने कल एक मुर्गी की मदद की। हंसो मत बच्चों। सोमा, हमें भी बताओ कि तुमने एक मुर्गी की मदद कैसे की? बहन जी, सरपंच जी के खेत के बाहर जो कांटे वाली तारे लगी है ना, एक मुर्गी उन तारों के बीच में फंस गई थी। ओहो, फिर क्या हुआ? फिर मैंने बड़ी मुश्किल से उस मुर्गी को वहाँ से बाहर निकाला। बहन जी, मुर्गी को तारों से बाहर निकालना भी भला किसी की मदद करना होता है? दीपू, मदद तो मदद होती है, चाहे इंसान की करो या फिर किसी जानवर की। शाबाश सोमा। और अब अगली कॉपी है मोनू की। मोनू ने कल हैंड पंप साफ किया। जी बहन जी, कल जब मैं स्कूल से घर लौट रहा था तो मैंने देखा कि हैंडपंप के आसपास बहुत कूड़ा करकट फैला हुआ था। जूठा खाना, साबुन और बिस्कुट के खाली पैकेट, दातुन के टुकड़े, कुछ फटे पुराने कपड़े और पता नहीं क्या क्या पड़ा था हैंडपंप के आसपास। हैंडपंप के आसपास अपना मोनू हुआ उदास। मैं सच में उदास हो गया था बहन जी। फिर तुमने क्या किया मोनू? मैं भाग के अपने घर पहुंचा और अपनी बड़ी बहन को हैंडपंप पे ले आया। फिर बहन जी, फिर मैंने और मेरी बहन ने हैंडपंप के आसपास जमा कूड़े को वहाँ से हटाया और वहाँ की अच्छी तरह से सफाई की। सफाई करने के बाद मुझे और मेरी बहन दोनों को लगा कि हाँ, अब हम सुरक्षित हैं। ये तो कोई बात नहीं हुई मोनू।
बहन जी ने हमको किसी की मदद करने के लिए कहा था, ना कि हैंडपंप के आसपास जमा कूड़ा साफ करने को। हंसो मत सुनील। हैंडपंप के आसपास की गंदगी साफ करके मोनू ने पूरे गांव की मदद की है। वो कैसे बहन जी? हैंडपंप के आसपास अगर गंदगी होगी तो उस गंदगी से क्या पैदा होंगे? कीटाणु। और फिर वो कीटाणु पानी में मिलके उसे कर देंगे गंदा। हाँ, और तुम सब तो जानते ही हो कि गंदा पानी ना तो पीना चाहिए और ना ही उससे नहाना चाहिए, क्योंकि गंदा पानी पीने से होती है बीमारियां। अब बताओ सुनील, मदद करने का सबसे अच्छा अनुभव किसका रहा? मोनू का। तो बच्चों, मोनू की समझदारी भरी मदद के लिए बजाओ जोरदार तालियां। भाई वाह, हैंडपंप के आसपास की गंदगी साफ करके सचमुच मोनू ने पूरे गांव की मदद की। शाबाश मोनू, शाबाश। सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अब देखते हैं मीना और मिट्ठू कैसी कविता बना रहे हैं। बात तो अपनी सेहत की है, सुन लो मेरे भाई। हैंडपंप के आसपास रखना खूब सफाई। भाई वाह, क्या खूब कविता लिखी है मीना और मिट्ठू ने। चलो अब सुनते हैं एक मजेदार गाना। चमचम ये चमके, इधर उधर कुछ भी नहीं फेंकते हम। रम पम पम रम पम पम, रम पम पम रम पम पम, रम पम पम रम पम पम, रम पम पम रम पम पम। गाना तो बड़ा मजेदार था। चलो अब कुछ खेलते हैं। अरे भाई, मीना की क्लास में। बच्चों, आज हम खेलेंगे खालिस्तान। शाबाश। तो बच्चों, अब ये नारा पूरा करो, सत्यमेव जयते। शाबाश। और सत्यमेव जयते का मतलब मुझे कौन बताएगा? मैं बताऊं बहन जी? हाँ हाँ मीना। सत्यमेव जयते का मतलब है जीत हमेशा सत्य की ही होती है। बिल्कुल सही मीना। और ये शब्द किसने कहे थे? श्री मदन मोहन मालवीय जी ने। हाँ, और मदन मोहन मालवीय जी कौन थे? भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी। शाबाश कृष्णा। पता है बच्चों, मदन मोहन मालवीय जी का जन्म कहाँ हुआ था? भारत में, है ना बहन जी?
दीपू, भारत तो बहुत बड़ा देश है। ये बताओ कि भारत के किस शहर में मदन मोहन मालवीय जी का जन्म हुआ था? मुझे पता है बहन जी, इलाहाबाद में। बिल्कुल सही मीना। तो मजा आया बच्चों? बहुत मजा आया बहन जी। तो आपको भी मजा आया ना? फिर ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव। और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पीओ बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003। सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता धिन्ना हो, पहाड़े या हो गिन्ना, कैसे भी हो कठिन सवाल, मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ, खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। भाई मैंने कहा था ना, हाथ बढ़ाओ कहानी है तो कुछ न कुछ हाथ बढ़ाने, मदद करने की बात हो रही होगी। तो अध्यापिका जी ने हमें आज की कहानी में क्या सिखाया कि हमें एक दूसरे की मदद करने के लिए अपने हाथों को बढ़ाना चाहिए। भाई साथ मिलकर चलना चाहिए ना, और साथ मिलकर चलने से बहुत से जो बड़े-बड़े काम है ना, वो भी चुटकियों में पूरे हो जाते हैं। तो भाई मीना और उसके दोस्तों ने अपने अनुभव कॉपी में लिखे, तो आप भी लिख सकते हैं आपने किसकी मदद की, और अगर अभी तक नहीं की तो सोच क्या रहे हैं? अरे भाई जब भी मौका मिले आप दूसरों की मदद के लिए तैयार रहें। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और चलते हैं कक्षा 4 के विषय पर्यावरण अध्ययन की ओर, जिसमें आप सुनेंगे पाठ 1, बचपन की यादें। बचपन की यादें भी कितनी अनोखी होती है ना, कितनी प्यारी प्यारी बातें होती हैं बचपन में। तो चलिए आपकी अध्यापिका शिखा गुप्ता भी आपसे ढेर सारी प्यारी प्यारी बातें करने के लिए तैयार हैं इस पाठ के माध्यम से। प्यारे बच्चों, आज के पाठ की शुरुआत एक सुंदर कविता के साथ कर रही हूँ, जिसके लेखक हैं शाद उदयपुरी जी। तो सुनिए बच्चों। देख के तेरा बचपन याद आता है कुछ अपना भी, चिंता ना कल की ना किसी काम की, चिड़िया उड़ गुड़िया की शादी, खेला करते थे सब, देख के तेरा बचपन याद आता है कुछ अपना भी। मस्ती के पल, गर्मी के वो दिन, लूडो कैरम बिजनेस का खेल, ना आएंगे अब वो दिन, देख के तेरा बचपन याद आता है कुछ अपना भी। हाँ तो बच्चों, आपने ये कविता सुनी, तो कैसी लगी बच्चों आपको ये कविता? जरूर अच्छी लगी होगी। अच्छा तो बच्चों ये बताओ, इस कविता में किसके बारे में बात हो रही थी? कौन सा शब्द इस कविता में आपको बार बार सुनने को मिला? सोचिए बच्चों। जी हाँ बच्चों, सही सोचा आपने, इस कविता में बचपन शब्द बार बार आ रहा था। अरे वाह, देखो बचपन शब्द आते ही आपका चेहरा कैसे खिल उठा। हाँ तो बच्चों, आप अपनी इस खिलखिलाहट को चेहरे पर बनाकर रखिए और मेरे साथ पढ़ते रहिए आपकी कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक का अध्याय 1, बचपन की यादें। तो बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले पाठ का जो शीर्षक है, अर्थात पाठ का जो नाम है, सबसे पहले हम उसको समझेंगे। बचपन की यादें, इसमें 2 शब्द हैं, बचपन और यादें। बचपन, बचपन किसे कहते हैं हम बच्चों? बताइए। बालक के जन्म से लेकर किशोरावस्था से पहले तक का काल बचपन कहलाता है। बचपन को शैशवावस्था भी कहते हैं। और यादें, यादें होती हैं बच्चों कोई बात या घटना जो हमारे साथ पहले कभी हुई हो और हम उसे स्मरण करें, याद करें। जैसे मान लीजिए 1 महीने या 15 दिन पहले आप अपने मम्मी पापा के साथ कहीं घूमने गए थे और आपने वहां आइसक्रीम खाई थी और उस बात को आप अभी सोच रहे हो, तो मतलब आप उस बात को याद कर रहे हो। तो बचपन की यादें, बचपन की यादें बहुत ही अच्छी होती है बच्चों। यह सुनकर आप भी अपनी पिछली बातें याद करने लग गए होंगे। क्यों, सही कहा ना बच्चों मैंने? और ऐसा ही अपना यह बहुत ही अच्छा पाठ है बच्चों। जरूर आपको इस पाठ में बहुत आनंद आने वाला है। तो आओ बच्चों, इस पाठ को शुरू करते हैं। ननिहाल में, ननिहाल का नाम आते ही किसकी याद आई आपको बच्चों?
बताओ बताओ। नाना नानी की याद आई ना? ननिहाल का मतलब है नाना नानी का घर, जहाँ आपकी माँ के माताजी व पिताजी रहते हैं। जैसे ही नानी का नाम आता है सभी बच्चे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो आइए बच्चों, पाठ की ओर बढ़ते हैं। सुनीता गर्मी की छुट्टियां मनाने मामा जी के घर गई। आप भी जाते हो ना छुट्टियों में मामा जी के यहाँ? जाते हो ना? यहाँ एक शब्द आया है मामा जी। मामा जी का अर्थ है आपकी माँ के भाई। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मामा जी का लड़का अंकुर और सुनीता हम उम्र हैं। सुनीता की मौसी पास के ही गांव में रहती है। उनकी बड़ी लड़की अनीता भी अपनी छुट्टियां मनाने ननिहाल आई है। सब बच्चे बहुत खुश हैं। नानी जी प्यार से उन्हें रोज आम खाने के लिए देती है। अब देखो बच्चों, यहाँ 2 शब्द आए हैं, हम उम्र और मौसी। हम उम्र का मतलब होता है एक जितनी उम्र के। जैसे मान लो सुनीता की उम्र 13 वर्ष है, तो उसके मामा का जो लड़का है अंकुर, उसकी उम्र भी लगभग 13 साल के आसपास है। दूसरा शब्द है मौसी। आपकी माँ की जो बहन होती है वो आपकी मौसी लगती है। तो आगे हम पढ़ेंगे माँ का बचपन। नानी जी बोलती है, अनीता आज मैं अचार बनाऊंगी और तुम्हें भी सिखाऊंगी। तुम्हारी माँ को भी मैंने ही सिखाया है। यहाँ पर एक शब्द आया है बच्चों, अचार। अचार किसे कहते हैं बच्चों? जब हम किसी सब्जी या फल को नमक, तेल, मसाले आदि मिलाकर उसको सुरक्षित रखते हैं, उसे अचार बनाना कहते हैं। जैसे केरी का अचार, नींबू का अचार, और कौन कौन से अचार होते हैं बताओ बच्चों? सोचो, आपकी मम्मी भी बनाती होगी ना अचार। तो खट्टा खट्टा, मीठा मीठा नींबू का अचार तो आपने भी चखा ही होगा। नींबू के अचार का नाम सुनकर आ गया ना मुंह में पानी? ऐसे ही कई प्रकार के अचार होते हैं, आंवले का अचार, मिर्च का अचार आदि। तो यहाँ पर देखो बच्चों, किसके बचपन के बारे में बात हो रही है? अनीता की माँ के बचपन के बारे में। आगे अनीता नानी जी से बोल रही है, हाँ नानी जी, माँ अचार बहुत अच्छा बनाती है। पड़ोस वाली चाची भी माँ को अचार बनाने के लिए बुलाती है। नानी जी, आपने माँ को और क्या क्या सिखाया? नानी जी बोलती है, बेटा तुम्हारी माँ जब छोटी थी ना, तब उन्हें खेलना व पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। तो बच्चों, जो बच्चे अच्छे होते हैं ना, वे खेलने के साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं। आप भी करते होंगे। आगे नानी जी अनीता से बोलती है, तब मैं तुम्हारी माँ को ज्यादा काम नहीं बताती थी, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, मैंने तुम्हारी माँ, मामा व मौसी से घर के कामों में मदद लेना शुरू किया। वे मेरी मदद करते करते ही काम सीख गए। आगे अनीता बोलती है, नानी जी, माँ तो हमेशा पढ़ने के लिए ही कहती है, आप भी ऐसा ही करती थी क्या? नानी जी, हाँ बेटा, लेकिन तब हम पढ़ाई का इतना महत्व नहीं जानते थे। फिर भी समय समय पर मैं भी सभी बच्चों को पढ़ने के लिए कहती थी। अनीता नानी जी से पूछ रही है, नानी जी, आपने और माँ ने कहाँ तक पढ़ाई की है? नानी जी कहती है, बेटा मैंने तो 5वीं तक ही पढ़ाई की है। हमारे समय में आगे पढ़ने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता था, फिर घर व खेत का काम भी करना पड़ता था। तुम्हारी माँ पढ़ने में होशियार थी, वह पढ़ने के साथ साथ बाजार के काम भी कर लेती थी। प्यारे बच्चों, इतने में ही सुनीता फोटो की एल्बम लेकर आ गई और सभी फोटो देखने लग गए। आप जानते हो बच्चों, एल्बम क्या होता है? एल्बम का अर्थ है एक तरह का संग्रह, और यहाँ फोटो के साथ लिखा हुआ आया है, तो यहाँ इसका मतलब है फोटो का संग्रह। प्यारे बच्चों, जब आप पुस्तक में दिए गए चित्र को देखेंगे तो चित्र में सभी एल्बम में पुराने पुराने चित्र देख रहे हैं। सुनीता बोलती है, नानी जी, मेरी माँ ने तो फूल वाली फ्रॉक पहनी है, यह कितनी सुंदर है। आपने भी सितारों वाली साड़ी पहनी है। नानी जी, यह फोटो कब खिंचवाया था? कल जब पिताजी और मौसा जी यहाँ आएंगे तो उन्हें भी यह फोटो बताऊंगी। हाँ तो बच्चों देखो, आपके घर में भी कहीं टंगा हुआ होगा आपका फोटो। वह कहाँ खिंचवाया था आपने? याद करो, कहीं घूमने गए होंगे तब खिंचवाया होगा, या फिर किसी कार्यक्रम में खिंचवाया होगा। तो आओ बच्चों आगे पढ़ते हैं। नानी जी बोल रही है, यह फोटो तो तुम्हारे मामा जी की शादी के समय का है। इस तरह सभी फोटो एल्बम देखकर पुरानी यादें ताजा कर रहे थे। आइए बच्चों, अब आगे जो प्रश्न है
उनके जवाब आपको सोचकर लिखने हैं। तो बताओ बच्चों, आपका ननिहाल कहाँ है? मतलब कौन सी जगह आपके नाना नानी रहते हैं? आगे बताओ बच्चों, आपके मामा जी व माँ में क्या रिश्ता है? हाँ बच्चों, बिल्कुल सही सोचा आपने। आपके मामा जी व आपकी माँ आपस में भाई बहन हैं। आपके ननिहाल में कौन कौन रहते हैं? नाना नानी, मामा मामी, उनके बच्चे और मौसी जी रहते हैं। आप अपने मामा जी की पत्नी को क्या कहते हैं? मामी जी कहते हो ना। अब आगे बताओ बच्चों, आप ननिहाल कब कब जाते हो? गर्मी और सर्दी की छुट्टियों में जाते हो? नाना नानी के यहाँ कोई कार्यक्रम होता है तब जाते हो ना बच्चों? अब आगे चलते हैं बच्चों। आपके पिताजी व मौसा जी का आपस में क्या रिश्ता है? बताओ बच्चों। नहीं जानते? कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। आपके पिताजी व मौसा जी का आपस में साड़ू भाई का रिश्ता है। आपको ननिहाल में सबसे अच्छा क्या लगता है? मामा व मौसी के बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता है, नानी के हाथों की बनी हुई अच्छी अच्छी चीजें खाना अच्छा लगता है, नानी से कहानियां सुनना अच्छा लगता है, और मामा जी के साथ बाजार घूमने जाना अच्छा लगता है। क्यों, सही कह रही हूँ ना बच्चों मैं? आगे आप अपने माँ व पिताजी से पता कीजिए और लिखिए, आपके माँ व पिताजी ने किस किस कक्षा तक पढ़ाई की है। यह आपको अपने मम्मी पापा से पूछना है कि वे दोनों कहाँ तक पढ़े हैं। उन्हें पढ़ना कैसा लगता था? उनको सबसे अधिक कौन सी विषय पढ़ने में रुचि थी? माँ के भाई बहनों में सबसे अधिक पढ़ाई किसने की और क्यों? इस बारे में आपको अपनी माँ से पूछना है। तो आओ बच्चों, पाठ की ओर बढ़ते हैं। पिताजी का ससुराल यानी कि माताजी का पीहर। अगले दिन सुनीता के माँ व पिताजी सुनीता को लेने आए। बच्चों, सुनीता छुट्टियां बिताने अपनी नानी के यहाँ आई थी ना, तो अब उसके मम्मी पापा उसे लेने आए हैं। बेटी और जमाई के आने पर नानी जी और सभी खुश थे। उनका अच्छे से स्वागत किया गया। सभी खाना खाने बैठे। मामा जी ने जमाई साहब को मनुहार कर आम की मिठाई खिलाई। तब सुनीता के पिताजी ने भी कहा कि साला जी, आपको भी मेरे हाथ से मिठाई खानी पड़ेगी। अगले दिन सुनीता भी अपने माँ पिताजी के साथ वापस अपने घर आ गई। तो बच्चों, यहाँ पुस्तक में एक चित्र है। इसमें सभी खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं और मामा जी जमाई साहब को अर्थात सुनीता के पिताजी को मिठाई खिला रहे हैं। और देखो, तरह तरह के पकवान भी बने हैं। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं, जमाई, सालाजी और मनुहार। जमाई, आपके पिताजी आपके नाना नानी के जमाई लगते हैं। अर्थात कोई व्यक्ति अपनी बेटी का विवाह जिस व्यक्ति से करता है वह व्यक्ति उनका जमाई कहलाता है। दूसरा शब्द है बच्चों सालाजी। आपके मामा जी आपके पिताजी के सालाजी लगते हैं। और तीसरा शब्द है बच्चों मनुहार। कोई भी व्यक्ति किसी को प्रेम से बार बार कुछ खिलाने के लिए यह कहता है कि ये तो आपको खाना ही पड़ेगा, मेरे हाथों से तो खाना ही पड़ेगा, थोड़ा और लीजिए ना। वो कहते हैं अरे नहीं नहीं, अब नहीं चलेगा, मेरा पेट भर गया। लेकिन फिर भी कहते हैं अरे ये मिठाई तो खानी ही पड़ेगी आपको। इस प्रकार बार बार प्रेम पूर्वक खिलाया जाता है, उसे मनुहार कहते हैं। तो बच्चों, सोचिए और बताइए कि आपके माँ व पिताजी की ससुराल कहाँ है। आपकी माँ का ससुराल तो आपके पिताजी का जो घर होता है वह होता है, और आपके पिताजी का ससुराल जहाँ आपके नाना नानी रहते हैं वह होता है। इसके बारे में आप अपने मम्मी पापा से पूछना कि किस जगह पर दोनों के ससुराल हैं। आगे बताओ बच्चों, आपके पिताजी को आपके मामा जी व मौसी जी क्या कहकर बुलाते हैं? हाँ, तो बताओ बच्चों, क्या कहकर बुलाते हैं? जीजा जी कहकर बुलाते हैं ना, आपने भी कभी सुना होगा। आगे बताइए बच्चों, आपके माँ पिताजी अपने अपने सासू जी को क्या कहकर बुलाते हैं? ये तो आप बता ही सकते हो। हाँ जी बच्चों, सही सोचा आपने। आपके मम्मी पापा अपने सासू जी को सासू जी, माता जी या मम्मी जी कहकर बुलाते हैं। अब बताओ बच्चों, आपके घर पर मेहमान आने पर उनका स्वागत किस प्रकार किया जाता है? इसका जवाब भी आप सभी जानते हैं। आपके घर पर मेहमान आते हैं तो आपके मम्मी पापा कैसे स्वागत करते हैं? सबसे पहले हम उन्हें प्रणाम करते हैं, फिर उन्हें बैठने के लिए बोलते हैं, फिर उनके आने का
कारण पूछा जाता है कि क्या बात है, कैसे पधारे आप यहाँ, आप कहाँ से आए हो। फिर उन्हें पानी पिलाते हैं और उन्हें मौसम के अनुसार ठंडा या गर्म कुछ पिलाया जाता है और उन्हें बिस्किट, नमकीन, मिठाई आदि खिलाई जाती है। इस तरह से उनका स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न, आपके पिताजी के भाई व बहन को आप क्या क्या कहते हो? आपके पापा के अगर बड़े भाई हैं तो उन्हें आप कहते हो ताऊ जी, और पापा के छोटे भाई हैं तो उन्हें कहते हो चाचा जी, और पापा की बहन को कहते हो बुआ जी, कहते हो ना। आपके पिताजी के साला साली आपके क्या लगते हैं? आपके पिताजी के साला जी लगेंगे आपके मामा जी, और साली जी लगेगी आपकी मौसी जी। आपके माँ व पिताजी जब छोटे थे तब वे घर में क्या क्या काम करते थे? हाँ, अब इस सवाल का जवाब तो मुझे भी नहीं मालूम, यह तो आपको अपने मम्मी पापा से ही पूछना पड़ेगा। वैसे जो काम आप अभी करते हो वही काम आपके मम्मी पापा भी बचपन में करते होंगे, लेकिन फिर भी आप उनसे पूछना बच्चों और अपनी कॉपी में लिखना। ठीक है बच्चों? अगले प्रश्न का जवाब आपको अपने पिताजी से पूछना है। आपके पिताजी को क्या क्या काम करने आते हैं? किन्हीं 2 काम के बारे में लिखिए और बताइए कि उन्होंने इसे कहाँ व कैसे सीखा। इस बारे में भी आपको अपने पिताजी से बात करनी है। अच्छा बच्चों, अब आपको बताना है कि आपने इस पाठ में क्या क्या सीखा। ननिहाल के रिश्तों, नाना नानी, मामा मामी, मौसी आदि को समझा। माँ के बचपन को जाना कि हमारी माँ कैसे रहती थी, कैसे कपड़े पहनती थी, क्या क्या काम करती थी, पढ़ने में कैसी थी। हमें घर आए मेहमानों का आदर सत्कार करना चाहिए। प्यारे बच्चों, अब आपको मैं एक काम दे रही हूँ, करोगे ना आप? आपको क्या करना है बच्चों? आपने इस पाठ में इतना सब कुछ जाना, समझा, सीखा, तो अब आपको अपनी कॉपी में अपने ननिहाल का वंश वृक्ष बनाना है। जैसे आपने पिछली कक्षा में अपने परिवार का वंश वृक्ष बनाया था ना, उसी प्रकार आपको अपने ननिहाल का वंश वृक्ष बनाना है। तो कैसे बनाओगे बच्चों आप अपने ननिहाल का वंश वृक्ष? सबसे पहले आपको अपने बड़े नाना नानी का नाम लिखना है, फिर आपके नाना नानी का नाम लिखना है, उसके बाद आपकी मम्मी, मामा व मौसी का नाम लिखना है, उसके बाद आपकी मम्मी के नाम के नीचे अपना नाम लिखना है, और साथ में हर नाम के आगे उनसे आपका संबंध भी लिखना है कि वे आपके रिश्ते में क्या लगते हैं। इस प्रकार आपके ननिहाल का एक सुंदर सा वंश वृक्ष बन जाएगा। यहाँ मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। अपने बचपन को याद कीजिए और बताइए, कभी आपने अपनी नानी या दादी से कुछ ऐसा सुना है कि वो अपने बचपन की बातें आपको बताती थी कि अरे जब हम छोटे थे ना तब हमारे ज़माने में ऐसा होता था, हमारे ज़माने में वैसा होता था, हम छोटे थे तब ऐसे करते थे, वैसे करते थे। इस तरह की बातें जरूर सुनी होगी बच्चों आपने। अच्छा, तो बच्चों जब आप नानी के यहाँ जाते हो तो नानी आपको लाड करती है ना, प्यार करती है, अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए देती है, कहानियाँ सुनाती है। आपने भी अपनी नानी से सुनी होगी कहानियाँ, तो है ना बच्चों? और खूब मौज मस्ती भी की होगी आपने नानी के यहाँ। आप भी पूछते होंगे ना बच्चों, कभी नानी के घर जाते होंगे तब नानी जी से आपके माँ व नानी जी के बचपन की बातें और नानी जी बताती होगी तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा। बच्चों, आज मैं आपको गांधी जी के स्वच्छता और पर्यावरण से संबंधित विचार बता रही हूँ। गाँव में स्वच्छता और सफाई उनकी प्राथमिकता थी और साथ ही एक बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा भी। कार्यकर्ताओं के बारे में गांधी जी कहते हैं, कार्यकर्ता को गांव की स्वच्छता और पर्यावरण के बारे में जागरूक करना चाहिए और गांव में फैली बीमारियों को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने चाहिए। स्वच्छता और पर्यावरण को जन जन तक पहुंचाने की उनकी अपील उनके भारत भ्रमण से और भी बलवती हुई। 19 नवंबर 1925 के यंग इंडिया में वे लिखते हैं, देश के अपने भ्रमण के दौरान मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ गंदगी को देखकर हुई। इसे दूर करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। आइए हम सब मिलकर इसे दूर करें और एक बेहतर कल का सपना पूरा करें। महात्मा गांधी ने हमेशा से लोगों के बीच रहकर सार्वजनिक स्वच्छता और पर्यावरण को पंख दिए। उन्होंने समाचार पत्रों को पत्र लिखे और कहा कि हमें स्वच्छता की आदत विकसित करने का मौका नहीं गंवाना चाहिए।
तो इस प्रकार बच्चों, आपने बचपन की यादें यह पाठ पढ़ा और समझा। इस पाठ में आपने बचपन की यादों के साथ साथ रिश्तों को भी समझा कि इस पाठ के माध्यम से आप अपने बचपन की यादों में चले गए होंगे। वे आपको रिश्तों की समझ भी अच्छे से आ गई होगी। आपको इस पाठ को पढ़ने में बहुत आनंद आया होगा बच्चों। आगे मैं आपसे यही कहना चाहूंगी बच्चों, रिश्ते हैं अनमोल, समझो इनका मोल। अभी हमारे नन्हे साथी पाठ पढ़ रहे थे कक्षा 4 का, विषय पर्यावरण अध्ययन से पाठ 1 बचपन की यादें। बचपन की यादें आपके साथ शेयर की अध्यापिका शिखा गुप्ता ने और इसकी समीक्षा की डॉक्टर सत्यनारायण सुथार ने। तो भाई बचपन से अब थोड़ा सा बाहर आ जाइए, सुनते हैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए विषय हिंदी क्षितिज का पाठ 1 सूरदास। आपके लिए इस पाठ को प्रस्तुत कर रही हैं अध्यापिका डॉक्टर बिन्नू कंवर शेखावत। नमस्ते बच्चों। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि हिंदी में आपने सबसे पहले क्या सीखा? हाँ, क, ख, ग, घ, बिल्कुल सही। छोटी कक्षाओं में आपने हिंदी की वर्णमाला और अक्षर ज्ञान के बारे में पढ़ा। फिर जैसे जैसे बड़ी कक्षा में आए तो आपने कबीर के दोहे, कविता, कहानी, नाटक आदि रचनाएं पढ़ी। इन्हीं कविता, कहानी, नाटक को हिंदी भाषा का साहित्य कहा गया। हिंदी में साहित्य लेखन की शुरुआत और विकास कैसे हुआ, इसे लेकर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया। इस इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इन चारों कालखंडों में सबसे महत्वपूर्ण युग है भक्ति काल। भक्ति काल की समय सीमा ईस्वी सन 1375 से 1700 तक मानी गई है। इस काल में ऐसे महान संत और कवि हुए हैं जिन्होंने हमें रामचरितमानस और पद्मावत जैसी कालजयी कृतियां दी है। इसीलिए भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो बच्चों, आज की हमारी कक्षा का विषय भक्ति काल के सगुण मार्गी शाखा के कृष्ण भक्त कवि सूरदास जी हैं। सूरदास जी वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि थे। अब आप पूछेंगे कि ये वल्लभ संप्रदाय और अष्टछाप क्या है, तो चलो इसके बारे में बात करते हैं। श्री कृष्ण के नाना रूपों की आराधना के चलते इनके एकाधिक संप्रदाय बन गए। उन्हीं में से एक संप्रदाय है वल्लभ संप्रदाय। श्रीमद् भागवत का अनुसरण करने वाला वल्लभ संप्रदाय कृष्ण मार्गी शाखा का सर्वाधिक विस्तारित संप्रदाय है। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ हमारे राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा में स्थापित की गई है। यह संप्रदाय शुद्धाद्वैत के दार्शनिक मत पर आधारित है एवं भगवत अनुग्रह यानी ईश्वर की इच्छा में विश्वास रखता है। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ जी ने अष्टछाप की स्थापना की, जिसमें पिता और पुत्र के 8 शिष्यों को लिया गया है। हाँ बच्चों, अब हम महाप्रभु वल्लभाचार्य के प्रिय शिष्य और प्रसिद्ध अष्टछाप भक्त कवि सूरदास जी का जीवन परिचय जानेंगे। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी सन में हुआ। एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म स्थान मथुरा उत्तर प्रदेश के निकट रुणकता क्षेत्र में हुआ है, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार इनका जन्म दिल्ली के पास सीही ग्राम में माना जाता है। ये मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहा करते थे और श्री कृष्ण के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। सूरदास जी ने कृष्ण को आराध्य मानकर उनकी बाल लीलाओं, रूप छवि, संयोग, वियोग, श्रृंगार और भक्ति संबंधित हजारों पदों की रचना की। इनके रचना संसार के अंतर्गत 3 ग्रंथ मिलते हैं: सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। सूर सागर इनकी प्रसिद्धि का आधार ग्रंथ है। सूर सागर के अंतर्गत ही भ्रमर गीत सार की रचना की गई है। बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि अब ये भ्रमर गीत सार क्या है, तो चलो इसकी भी सामान्य जानकारी आपको दे दी जाए। श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद में ये बताया गया है कि श्री कृष्ण जब गोकुल छोड़कर मथुरा चले जाते हैं और मथुराधीश बनकर वहीं के निवासी हो जाते हैं, और वहीं दूसरी ओर जो गोकुलवासी और गोपियां प्रभु दर्शन और मिलन की अभिलाषा में दिन रात व्याकुल रहते हैं, तब भगवान कृष्ण
उद्धव नामक अपने एक दूत को गोकुल नगरी गोपियों को समझाने के लिए भेजते हैं। यहाँ आकर उद्धव गोपियों को श्री कृष्ण को भूलने और योग साधना करने का उपदेश देते हैं। बच्चों, यहाँ अतिथि देवो भव की परंपरा का अनुसरण करने वाली बिचारी गोपियां उद्धव को प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं कह पाती है। तभी वहाँ एक भ्रमर आता है। अब गोपियां भ्रमर के माध्यम से उपालंब व उल्हाने में अपनी सारी बात कह देती है। इस भ्रमर को उद्धव का ही प्रतीक माना गया है। इस प्रकार प्रसंग को भ्रमर गीत सार कहा गया है। सूरदास जी ने सूर सागर में भ्रमर गीत सार की रचना श्रीमद् भागवत पुराण के अनुकरण पर ही की है। बच्चों, कक्षा 10 में आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पहले पाठ में सूरदास जी के इसी भ्रमर गीत सार के 4 पद लिए गए हैं, जिसकी विस्तृत व्याख्या हम आज की कक्षा में करेंगे। निर्गुण ईश्वर को मानने वाले उद्धव जी जब गोपियों को समझाने के लिए जाते हैं, गोपियों का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम देखकर उद्धव निरुत्तर हो जाते हैं। गोपियां उद्धव की हर बात का प्रत्युत्तर उल्हाने और व्यंग्य में देती है। इसीलिए बच्चों, भ्रमर गीत सार को उपालंब का काव्य भी कहा जाता है। अब देखते हैं पद संख्या 1। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। शब्दार्थ देखिए, अनुरागी प्रेम में अनुरक्त, अपरस रस से रहित, तगा का अर्थ होता है धागा। यहाँ गोपियां उद्धव को ताना या व्यंग्य देते हुए कह रही है कि हे उद्धव, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। अर्थात यहाँ जो भाग्यशाली शब्द है, इसमें व्यंग्य छिपा हुआ है। गोपियों का भावार्थ है कि तुम तो बहुत ही मूर्ख हो, जो श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम में डूब नहीं पाए। अर्थात भगवान के सगुण साकार रूप के पास रहकर भी तुम उन्हें पहचान नहीं पाए, उनके प्रेम बंधन से अछूते रहे और मूर्ख की भांति निर्गुण की उपासना में जुटे रहे। बच्चों, इन पंक्तियों में कला सौंदर्य की बात करें तो यहाँ ऊधो तुम ही अति बड़ भागी पंक्ति में कही गई बात में वक्रता और टेढ़ापन होने के कारण यहाँ वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। वहीं स्नेह तगा अर्थात प्रेम रूपी धागा में रूपक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। साथ ही पद की भाषा परिष्कृत ब्रज भाषा है। अगली पंक्ति देखिए, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। पुरैन पात कमल के पत्ते, गागरी मटकी या घड़ा। बच्चों, यहाँ गोपियां पहले कही गई बात को उदाहरण द्वारा और स्पष्ट करते हुए कहती है कि जैसे कमल हमेशा जल में रहता है, परंतु उसके पत्ते में जल की बूंद ठहर ही नहीं पाती है, बिल्कुल इसी तरह तेल की मटकी को जल के भीतर डुबोने पर उस पर जल की एक बूंद भी नहीं लगती है। ठीक उसी प्रकार तुम भी, यानी कौन? उद्धव, सदैव प्रेम के साकार रूप श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी कभी उनसे प्रेम नहीं कर पाए, उनके प्रभाव से हमेशा मुक्त बने रहे। आगे की पंक्ति, प्रीति नदी में पाँव न बोरायो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबरा हम भोरी, गुर चींटी जो पागी। शब्दार्थ देखिए, पागी लिपटी हुई, बोराया डुबाया, गुर का अर्थ गुड़। बच्चों, यहाँ गोपियां उद्धव को ताना देते हुए कहती है कि तुमने आज तक कभी भी प्रेम रूपी नदी में अपना पाँव नहीं डुबाया है, अर्थात किसी सगुण रूप के प्रति तुम प्रेमवश आकर्षित नहीं हुए हो। वही पद के अंत में गोपियां उद्धव से कहती है कि हम तो भोली भाली अबला नारी हैं, जो अपने प्रियतम श्री कृष्ण की रूप माधुरी पर उसी प्रकार आसक्त हो गई जैसे गुड़ चींटी पर आसक्त होकर उस पर चिपक जाता है। बच्चों, आपने देखा होगा जब गुड़ पर चींटी चिपक जाती है तो वह गुड़ के रस में ऐसी लपट जाती है कि चाहकर भी वह स्वयं को उस गुड़ से अलग नहीं कर पाती है। ठीक यही स्थिति गोपियों की भी है। वह स्वयं को चींटी और श्री कृष्ण को गुड़ की उपमा देकर कहती है, श्री कृष्ण को भुलाना हमारे लिए असंभव है। यहाँ प्रीति नदी अर्थात प्रेम रूपी नदी में रूपक अलंकार है
और वहीं गुड़ चींटीजों पागी में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। बच्चों, उपमा अलंकार की पहचान करने का आसान तरीका देखो। जहां काव्य की पंक्ति में सा, सम, सरिस, ज्यों, त्यों आदि वाचक शब्द प्रयुक्त हो, वहां उपमा अलंकार होता है। अगला पद देखिए, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन ऊधो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही। विथा का अर्थ होता है दर्द या पीड़ा। बच्चों, यहाँ श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए योग संदेश से गोपियां और अधिक व्याकुल हो जाती है, क्योंकि वे तो कृष्ण मिलन की बाट जो रही थी और तभी उद्धव ने आकर योग संदेश सुनाकर उनके इंतजार का दुखांत कर दिया। बस इसी वेदना से भावुक होकर वे उद्धव से कहती है, हे उद्धव, मन की बातें तो मन में ही रह गई। अर्थात हमने सोचा था कि एक दिन कृष्ण गोकुल लौटकर अवश्य आएंगे और तब हम उनसे अपनी विरह व्यथा को कहेंगी, परंतु अब तो उन्होंने स्वयं को भुलाकर योग साधना का संदेश देकर हमारे साथ धोखा किया है। हे उद्धव, अब तुम ही बताओ, उनके द्वारा त्याग दिए जाने पर हम अपनी इस असह्य विरह वेदना की कहानी किसे सुनाएं? बच्चों, इन पंक्तियों में गोपियों की विरह वेदना में वियोग श्रृंगार रस की सुंदर अभिव्यंजना हुई है। आगे की पंक्ति में सूरदास जी लिखते हैं, अब इन जोग संदेशन सुन सुनी, विरहनी विरह दही, चाहती हूती गुहार जितीते, उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर्यादा न लही। शब्दार्थ देखिए, मर्यादा का अर्थ होगा मर्यादा, गुहार रक्षा के लिए पुकारना, दही का अर्थ जली। बच्चों, इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, तुम्हारे द्वारा दिए गए इस योग संदेश को सुन सुनकर हमारी विरह व्यथा और अधिक बढ़ उठी है, अर्थात अब हम और ज्यादा दुखी हो गई हैं। विरह सागर में डूबती हुई गोपियों की पुकार सुन जहां से सहायता मिलने की आशा थी, अब उसी स्थान से योग संदेश रूपी जल की तेज धारा बह रही है और जो हमें इस विरह सागर में डुबोकर ही मानेंगी। सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि अब तो श्री कृष्ण ने सारी मर्यादाएं त्याग दी है, उन्होंने हमारे साथ छल किया है। अब तुम ही बताओ उद्धव, हम कैसे धीरता धारण करें? अर्थात जब हमारे प्रियतम श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादाओं को त्याग दिया है, तो अब हम भी अपनी मर्यादाओं को लांघकर तुम्हें अपनी सारी विरह व्यथा अर्थात मन की बातें कहेंगे। यहाँ उद्धव को एक पर पुरुष का प्रतीक माना गया है और गोपियों द्वारा प्रियतम को छोड़कर पर पुरुष उद्धव से मन की बात कहना मर्यादा का उल्लंघन कहा गया है। बच्चों, इन पंक्तियों में उल्हाने के साथ साथ माधुर्य भाव का भी अनुपम संयोजन हुआ है। भ्रमर गीत के तीसरे पद में गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम की प्रगाढ़ता को हारिल पक्षी का उदाहरण देकर स्पष्ट किया है। पद संख्या 3 देखिए, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी। हारिल की लकड़ी, हारिल पीली टांगों वाला हरे रंग का कबूतर प्रजाति का पक्षी होता है जो हमेशा अपने पंजों में लकड़ी का टुकड़ा या तिनका पकड़े रहता है। बच्चों, यहाँ गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, हमारे लिए तो श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान सहारा बन गए हैं। यहाँ गोपियां स्वयं को हारिल पक्षी और भगवान कृष्ण को लकड़ी की उपमा दे रही है। हारिल पक्षी चाहे किसी भी दिशा में हो, वह हमेशा पंजों में लकड़ी या तिनका पकड़े रहता है। उसे विश्वास है कि यही तिनका उसका मात्र सहारा है। ठीक उसी प्रकार गोपियां भी निरंतर कृष्ण के ध्यान करती रहती है और अपने मन, वचन और कर्म से वह नंद के नंदन और उसकी स्मृतियों को मन में कसकर पकड़े हुए है। गोपियों का मन जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न देखते हुए दिन रात सिर्फ कान्हा कान्हा की रट लगाए रहता है, अर्थात सदैव उन्हीं के ध्यान में रहता है। बच्चों, इन पंक्तियों में हारिल की लकड़ी में रूपक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। अब गोपियों की योग साधना कैसी लगती है,
इस संदर्भ में सूरदास जी आगे की पंक्तियों में लिखते हैं, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करवी ककरी, सू तो व्याधि हमको ले आयो देखी सुनी न करी, यह तो सूर तीन है ले सौंपो जिनके मन चकरी। शब्दार्थ देखिए, चक्री का अर्थ होगा चंचल, ककरी ककड़ी, करवी कड़वी, व्याधि रोग। गोपियां कहती है, हे भ्रमर, तुम्हारे योग की बातें सुनते ही हमें ऐसा लगता है कि मानो हमने कोई कड़वी ककड़ी खा ली है, अर्थात तुम्हारी ये योग की बातें हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तुम तो हमारे लिए ऐसी मुसीबत ले आए हो जो हमने पहले न कभी देखी है और न कभी सुनी है। हम तुम्हारी इस योग रूपी बीमारी से पूरी तरह अपरिचित हैं, इसलिए तुम ये योग रोग उन लोगों को जाकर दो जिनके मन चक्री के समान चंचल हो, अस्थिर हो, क्योंकि हमारी चित्तवृत्ति तो पहले से ही कृष्ण प्रेम में स्थिर हो चुकी है, इसलिए यह योग संदेश हमारे लिए व्यर्थ है। काव्य कला की बात करें तो गोपियों की चतुराई रोचक अभिव्यक्ति यहाँ हुई है। साथ ही ज्यों करवी ककरी में उपमा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। बच्चों, अब सूरदास जी का अंतिम चौथा पद पढ़ेंगे। इस पद में गोपियां उद्धव को निर्दोष बताकर उन्हें हरि की राजनीति का शिकार मानती है। इस संदर्भ में वे कहती है, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, इक अति चतुर हूते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। शब्दार्थ देखिए, पठी आए, सीख आए, मधुकर भ्रमर या उद्धव। बच्चों, गोपियां कृष्ण के द्वारा भेजे गए योग संदेश को उनका घोर अन्याय और अत्याचार घोषित करती हुई आपस में कह रही है कि हे सखी, अब श्री कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है, अर्थात वे राजनीति में दक्ष हो गए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के, यहाँ मधुकर शब्द भ्रमर के लिए आया है, और भ्रमर आपको पता है किसका प्रतीक है? उद्धव का। यह उद्धव जो हमसे बातें कह रहा है वह तुम्हारी समझ में आ रही है? एक सखी दूसरी सखी से पूछ रही है। गोपी कहती है कि वैसे श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चालाक थे, लेकिन अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं जिससे उनकी बुद्धि काफी बढ़ गई है, इसलिए उन्होंने उद्धव को हमारे पास योग का संदेश देकर भेजा है। बच्चों, इस पद में हरि है राजनीति पढ़ाए में वक्रोक्ति अलंकार है, साथ ही इसमें व्यंग्य की प्रधानता है। सूरदास जी के इन चारों पदों में वियोग, श्रृंगार रस की और उपालम भाव की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। साथ ही इनके पदों में ब्रज भाषा का परिष्कृत रूप मिलता है। पूरा भ्रमर गीत सार मुक्तक शैली में लिखा गया गेय काव्य है। उसमें उद्धव और गोपियों के माध्यम से सूरदास जी ने बुद्धि पर हृदय की विजय दिखाकर सगुण साकार प्रभु प्रेम की स्थापना की है। तो बच्चों, इसके साथ ही आपका पहला पाठ पूर्ण हुआ। अब बोर्ड परीक्षा के अनुसार प्रश्नोत्तर की बात करें तो सर्वप्रथम इस पाठ में सप्रसंग व्याख्या आती है, जिसे लिखने का सही तरीका है कि सबसे पहले आप दिए गए पद को ध्यान से पढ़ें, फिर उसका प्रसंग लिखें। मानो परीक्षा में पद आया हमारे हरि हारिल की लकड़ी, तो इस प्रसंग में आप लिखेंगे कि उपर्युक्त पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पहले पाठ शीर्षक सूरदास के भ्रमर गीत सार से लिया गया है। उसके बाद संदर्भ में लिखेंगे कि इस पद में गोपियां श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को हारिल पक्षी की उपमा देकर स्पष्ट करती है। तत्पश्चात पद की व्याख्या करेंगे और अंत में विशेष में आप पद में आए अलंकार, भाषा और भाव के बारे में बताएंगे। दूसरा प्रश्न सूरदास जी के जीवन परिचय से अधिकांशतः बनता है, तो आप इनका जन्म स्थान, जन्म सन, गुरु, संप्रदाय और इनके रचना संसार की संपूर्ण जानकारी देते हुए इसका उत्तर लिखेंगे। अति लघुतरात्मक व निबंधात्मक प्रश्नों की बात करें तो अगर आपने सभी पदों को व्याख्या सहित ध्यान से पढ़ा है तो पूछी गई शब्द सीमा में आप प्रश्नों के उत्तर आसानी से लिख सकेंगे। अभी हमारे सभी श्रोता सुन रहे थे कक्षा 10 के लिए विषय हिंदी
क्षितिज का पाठ एक काव्य खंड से पद्य सूरदास। अध्यापिका थी डॉक्टर बिन्नू कंवर शेखावत और इसकी समीक्षा की डॉक्टर मीना यादव ने। तो भाई आज की तारीख पे आपने क्या सोचा है, इस महीने में आपको कौन कौन से काम बिल्कुल पूरे करके खत्म करने हैं? अच्छा सोचेंगे अभी। चलिए हम अपने कार्यक्रम को यहीं विराम लगाते हैं और आपको सोचने का वक्त देते हैं। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मनीषा अरोड़ा को दीजिए विदा। नमस्ते।